हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं बताऊंगा झारखंड बोर्ड क्लास 12 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी किया है उसमें मॉडल सेट 4 का सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन। इसके पहले मैं मॉडल सेट 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। टर्म 1 का भी जो 5 मॉडल सेट है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से उसको देख सकते हैं। साथ में मैं जो अभी यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊंगा उसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला हम लोग सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का दिया हुआ है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव है 4x³ + 3/x⁴। साथ में उस फंक्शन का 2 पॉइंट पर वैल्यू भी दिया हुआ है 0। तो हम लोग को ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकालना है। क्या है, यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है इतना और फंक्शन का 2 पॉइंट पर वैल्यू 0 है, तो फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, एफ ऑफ एक्स निकालना। अब कैसे निकालेंगे जरा समझिए। एक रूल होता है, देखिए अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव इतना है तो एफ एक्स निकालने का तरीका होता है, अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव दिया हुआ है, अगर इस डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो किसके बराबर हो जाता है, एफ एक्स के बराबर। फंक्शन को आप डिफरेंशिएट भी कीजिए और इंटीग्रेट भी कीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ये रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस डेरिवेटिव का जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू लिख जाते हैं। वैल्यू कितना है, 4x³ + 3/x⁴ है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेट करने से क्या निकल जाएगा, हम लोग का फंक्शन निकल जाएगा, यही निकालना है। अब इसका भी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा। ये जो कंडीशन आपको दिया हुआ है वो भी उसका यूज करके कांस्टेंट, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है वो निकाल लेंगे। तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 4 कांस्टेंट है, 4 को हम लोग बाहर कर देते हैं, x³ को इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 कांस्टेंट है, इस 3 को भी बाहर करते हैं, x⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻4 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 तो रहने देते हैं और x³ का इंटीग्रल क्या होगा, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ये तो फॉर्मूला पता होगा कि x⁻3 को इंटीग्रेट करना है तो इसके पावर में 1 ऐड किए और उसी से डिवाइड कर दिए, +3 यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो x⁻³ हो जाएगा और -3 से डिवाइड भी हो जाएगा। और साथ में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड किया जाता है। जब इंटीग्रेट करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया, आप देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, x⁻4। यहाँ पर आप देखेंगे 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस को यहाँ कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा और ये जो नेगेटिव पावर है नीचे ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा और साथ में यहाँ पर है c। देखिए क्या किए, ये 4 कैंसिल हो गया, x⁻4, यहाँ से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस को यहाँ पर कर दिए माइनस और ये x⁻3 उसको नीचे ले आए तो 1/x³ हो गया और साथ में c भी है। ये नंबर 1 हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पर पुट करते हैं 2। क्यों पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन का वैल्यू 2 पॉइंट पर दिया हुआ है तो हम लोग 2 पुट करते हैं। पुट x = 2, वी गेट, किस में पुट करेंगे, इसी में पुट कर रहे हैं फर्स्ट में, तो वी गेट क्या मिलेगा, देखिए एफ ऑफ 2 = यहाँ पर हो जाएगा 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, 2 × 4 × 8 × 16 आ रहा है और माइनस यहाँ पर आ रहा है 1/2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा और +c हो रहा है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 0। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 0, तो दैट इज ये हो गया 0। और यहाँ पर देखिए ये दोनों को आप एलसीएम लेकर के सबट्रैक्ट कर लीजिए तो 8 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 जा 128 आएगा और -1 +c, तो कितना हो गया, दैट इज यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो 0 = 128 में 1 सबट्रैक्ट करेंगे, 127
डिवाइडेड बाय 8 और प्लस सी, दैट इज यहां से सी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू ये इधर ले आएंगे तो सी का वैल्यू निकल रहा है -127 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, ये निकल गया। अब हम लोग सी का वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो फर्स्ट इंप्लाइज फर्स्ट में पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, यही फंक्शन निकालना था, ये आ रहा है x टू द पावर 4 -1 बाय एक्स क्यूब और प्लस सी का वैल्यू कितना निकला हुआ है -127 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर हो जाएगा। हम लोग को यही फंक्शन निकालना था, तो इसका यूज करके हम लोग सी निकालें, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर उसका वैल्यू निकाल लिए इसका यूज करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ऑर्डर भी निकालना है, डिग्री भी। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूड है, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये 3 बार डैश दिया हुआ है वाई में, तो ये भी बता रहा है डेरिवेटिव ही, ये क्या बता रहा है d3y डिवाइडेड बाय dx³ बता रहा है, तो ये भी थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, ये फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा। और डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री देखना है ये कि सभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसमें एक पोलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव में, तो यहाँ पर पोलिनोमियल नहीं है, देख रहे हैं अलजेब्रिक पोलिनोमियल होना चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन फंक्शन है। अगर डेरिवेटिव का साइन फंक्शन हो, कोसाइन फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो ऐसे केस में वो पोलिनोमियल में नहीं आएगा, और पोलिनोमियल में नहीं आएगा तो डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। क्यों डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का पोलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव का साइन फंक्शन है, या कोसाइन रहे या एक्सपोनेंशियल रहे या लॉगरिथमिक रहे तो डिफाइंड नहीं होगा, तो सीधे एक लाइन में लिख देना है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, एक वेक्टर दिया हुआ उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस वेक्टर को जो दिया हुआ i + j + 2 के, उस वेक्टर को हम लोग a मान लिए, एंड a कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a। अब इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, मान लीजिए ये वेक्टर a है आपका, तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो डायरेक्शन सेम होगा और वो मैग्नीट्यूड 1 होगा यूनिट वेक्टर। तो इसी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग ए कैप माने हैं, और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, तो देखिए क्या फॉर्मूला है, देयरफॉर ए कैप निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, वेक्टर ए का मॉडुलस, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग ये यूनिट वेक्टर ए निकल जाएगा। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं, बस यही फॉर्मूला है। पहले ए का वैल्यू लिख जाइए, i + j + 2 के, ये वेक्टर ये हो गया, और फिर इसका मॉडुलस है, तो मॉड ऑफ i कैप + j कैप + 2 k कैप। यहाँ पर ये जो वेक्टर है वो तो रहने दीजिए, i कैप + j कैप + 2 k कैप। और मॉडुलस निकालने का क्या तरीका होता है, मॉडुलस निकालने के लिए रूट अंडर लगाते हैं, किस में, देखिए i का जो कोएफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर करेंगे, फिर j का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, j के कोएफिशिएंट 1 है इसका भी स्क्वायर करेंगे, और k का कोएफिशिएंट 2 है इसका स्क्वायर करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, रूट अंडर लगा देंगे, यही इस वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा। ऊपर तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, i कैप + j कैप + 2 k कैप, और नीचे क्या होगा ये देख लीजिए, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, यानी कि रूट अंडर 6 हो जाएगा। आप चाहें तो ये अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, या 1/√6 को पहले लिख जाइए, 1/√6, और फिर i कैप + j कैप + 2 k कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। या फिर आप चाहें कि 1/√6 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ पर भी कर दीजिए, आप वैसा भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 4 है, और एक पॉइंट Q है,
Q का कोऑर्डिनेट 4 1 माइनस 2 है। तो कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये P और Q को ज्वाइन किया गया है, तो ये जो एक वेक्टर बन रहा है, वेक्टर PQ जो बन रहा है, उसके मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, सपोज कर लेते हैं कि R जो है वो मिड पॉइंट है, इसी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर PQ कैसे निकाला जाता है जरा समझिए। मैं इसको हटा दे रहा हूं। अगर मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर दोनों का सम करके हाफ कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। अगर मिडिल पॉइंट का निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर PQ, तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q और डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। अब P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, P का पोजीशन वेक्टर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट पता रहे तो पोजीशन वेक्टर आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ 2 है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लिखेंगे 2i कैप, फिर 3 है तो प्लस 3j कैप, और फिर 4 है तो प्लस 4k कैप। ये हो गया P का पोजीशन वेक्टर। फिर वैसे ही Q का भी पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। Q का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप, और यहाँ पर -2 है तो यहाँ -2k कैप हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2। यही हो जाएगा R, ये मिडिल पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर। अब जरा समझिए क्या करते हैं, ऐड कीजिए 2i प्लस 4i, ये 6i कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3j है प्लस j है, 3j प्लस j 4j कैप हो जाएगा, और फिर 4k माइनस 2k, यहाँ पर हो जाएगा ये 2k कैप हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या हो गया 3i कैप, ये हो गया 3i कैप, फिर 2j कैप और प्लस k कैप। तो यही आंसर हो गया। ये किसका पोजीशन वेक्टर निकल गया, ये मिडिल पॉइंट R का, मिड पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकल गया। तो बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो दोनों जो एंड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर का सम करके हाफ कर देंगे, बस निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इस लाइन को हम लोग लिख लिए, गिवन लाइन x-5/3 इक्वल टू y-1/4 इक्वल टू z-4/5। ये जरा समझिए, यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लाइन में ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 1 4 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जरा समझिएगा। मान लीजिए अगर कोई लाइन है, अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, x1 y1 z1 एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट है A, और इस लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई A इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई B इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई C। तो ये बताता है x1 y1 z1 बताता है जहां से एक लाइन जो है वो पास कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट बताता है, जिस फिक्स्ड पॉइंट से लाइन पास करता है। और जो डिनोमिनेटर में ABC है वो क्या बताता है, ये बताता है लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताता है। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, उसका डायरेक्शन रेशियो जो डिनोमिनेटर में है वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर तो उसी फॉर्म में x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। तो इसका डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं, लेट ए बी सी विद द डायरेक्शन रेशियो एंड एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन। ये जो लाइन है डायरेक्शन रेशियो मान लिए ABC और डायरेक्शन कोसाइन LMN मान लिए। तो अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से तो आसानी से लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो A का वैल्यू हो जाएगा 3 और B का वैल्यू हो जाएगा 4, C का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हम लोग को डायरेक्शन रेशियो निकल गया। फिर डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है, तो L निकालने का फॉर्मूला होता है। L निकालने का क्या फॉर्मूला है जरा समझ लीजिए, A डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जहाँ ABC डायरेक्शन रेशियो है। तो A का वैल्यू कितना है 3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर तीनों का स्क्वायर करके सम कीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाय,
अब देख लीजिए 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया और 5 का होल स्क्वायर 25 आ गया। तो ये रूट अंडर 50 आ जाएगा। सभी को आप ऐड करके देखिए, रूट अंडर 50। और रूट अंडर 50 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 50 जो है 50 को तो हम लोग लिख सकते हैं ना 25 इंटू 2, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और रूट अंडर 2, तो ये हो गया n। अब फिर m निकालते हैं, तो m निकालने का भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है b डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, पहले b का वैल्यू है 4 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब यही चीज़ आएगा, सेम चीज़ आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया 4 और नीचे का वैल्यू तो अभी निकाले 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, रूट 2 से इसको काट भी सकते हैं, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, या फिर यही छोड़ सकते हैं। और n का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर हम लोग सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे, ये कर लीजिएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, c का वैल्यू a b c का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2। तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकल गया, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का यही फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए whose coordinates are 1, 2, -1 and B whose coordinates are 2, 1, 1। देखिए दो पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, एक पॉइंट ये है 1, 2, -1 इसका कोऑर्डिनेट है और दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 1, 1 है। ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर होगा x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। x1 y1 z1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब x1 y1 z1 की जगह यही है, और ये हो जाएगा x2 y2 z2। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से दो पॉइंट्स को मिलाने वाला अगर लाइन है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने का यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया x1 y1 z1 की जगह और ये हो जाएगा x2 y2 z2 की जगह। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, दैट इज x माइनस x1 मतलब a का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय x2 ये वाला है 2 माइनस 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह है आपका 2 और डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ये y2 है और ये y1 है मतलब 1 माइनस 2 और इक्वल टू z माइनस z1 की जगह है आपका माइनस 1 और डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस ये माइनस 1। तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना था, कार्टेशियन इक्वेशन यही हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला में पुट कर दिए, निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ फेयर डाई इज रोल्ड कंसिडर इवेंट ई। यहाँ पर एक फेयर डाई है, एक पासा है और उस पासे को हम लोग को थ्रो किए हैं, रोल किए हैं, तो कंसिडर इवेंट ई, एक इवेंट ई है जिसका एलिमेंट है 1, 3, 5, ये तीन एलिमेंट है 1, 3, 5, एफ में 2 और 3 है, जी में 2, 3, 4, 5 है। तो देन फाइंड पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई जी, ये निकालना है। अब जरा देखिए ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट एस इक्वल टू सिंपल स्पेस। अगर हम पासे को फेंकते हैं, एक पासा को अगर फेंकते हैं तो जो सिंपल स्पेस आएगा उस सिंपल स्पेस को हम लोग मान लिए हैं एस। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, जब पासा को फेंकिएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। जो लूडो का पासा होता है तो उसको अगर आप फेंकते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक नंबर आ सकता है। तो जो भी आ सकता है, जब पासे को फेंकते हैं तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, जितने भी संभव परिणाम मिल सकते हैं, वो सभी के सेट को कहते हैं सिंपल स्पेस। यहाँ पर ई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, 3 इवेंट के बारे में दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। पी
ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय जी, ऐसा ये है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं इसको पहले डिलीट कर दे रहा हूं, जरा समझिए। ये निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां पर मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि जी घटना घट चुका है। तो देखिए ए बाई बी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं और बी के प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी में बी का प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा इस दोनों का इंटरसेक्शन का। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन यहां पर है जी, ये निकालना पड़ेगा इसका प्रोबेबिलिटी, और फिर नीचे किसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे, जी के प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूला से। अब चलिए आगे बढ़ते, देखिए ई एफ और जी तीनों का इंटरसेक्शन है, यहां पर ई का भी, एफ का भी और जी का भी, ये तीनों का इंटरसेक्शन है और डिवाइडेड बाय पी ऑफ जी, ये निकालना है। इसको नंबर 1 करके हम लोग छोड़ देते हैं। पहले ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको निकालिए, इसको अब निकालेंगे कैसे जरा समझिए। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये निकालते हैं तीनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, इंटरसेक्शन ये 3 सेट का है, तो तीनों का कॉमन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट ढूंढना जो तीनों में हो। तो देखिए 1 जो है वो तीनों में नहीं है, सिर्फ इसमें है। 3 जो है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब तीनों में है, कॉमन एलिमेंट 3 हो गया एक। 5 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में है। तो इसीलिए अब इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, P इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा ई एफ और जी के इंटरसेक्शन का, उसमें सिंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, और एस में कितना एलिमेंट है, सिंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, तो 1/6 हो गया। और फिर ये भी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस। तो जी में कितना एलिमेंट है, जी में आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट है, तो 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट एस में कितना 6 है, ये कट करके आ जाएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी जी का भी निकल गया। अब फर्स्ट से आप निकाल लीजिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो निकालना है हम लोग को, निकालना क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय जी, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकाल के रखे हुए 1/6, और फिर P ऑफ G ये कितना है 2/3 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 और 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, यानी कि आ रहा है 1/4। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से ये सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको ओनली 5 का ही जवाब देना रहेगा एग्जामिनेशन में। तो 7 क्वेश्चन हम लोग ये बना लिए हैं सेक्शन ए का। अब सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ये है, ये 8 नंबर है क्वेश्चन, ये देखिए। तो इसका इंटीग्रल निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा समझिए। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इंटीग्रल यहाँ पर लिख चुका हूँ। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग tan x को लिखते हैं sin x बाई cos x। यहाँ पर tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x, और यहाँ इसको इंटीग्रेट करना है। अब नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा क्या, cos x एलसीएम आ जाएगा। तो cos x एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर cos x माइनस sin x हो जाएगा। अब ये cos x जो है इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा cos x ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ रहा है, नीचे जो है cos x माइनस sin x। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 2 cos x अपने से काम किए हैं, ये 2 से डिवाइड भी किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी किए हैं। 2 एक कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। अब ये 2 cos x को कैसे लिखते हैं इसको समझिए। यहाँ पर 1/2 रहने देते हैं, और 2 cos x को हम लोग लिख रहे हैं cos x माइनस sin x।
जो पहले नीचे में है वही चीज़ लिख रहे हैं। अब फिर आगे लिख रहे हैं cos x प्लस साइन एक्स। देखिए ये कैसे काम किए हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या किए हैं। cos x प्लस cos x, 2 cos x हो गया, और माइनस साइन x प्लस साइन x तो कट जाएगा ना, तो हम लोग साइन x सब्ट्रैक्ट किए तो साइन x को ऐड कर दिए, और ये 2 cos x को लिखे cos x प्लस cos x। तो इस ऊपर वाले का वैल्यू इतना ही आ रहा है, और नीचे जो है cos x माइनस साइन x है वो रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, ये इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे। तो 1/2 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, और प्लस इसमें डिवाइड करते हैं cos x प्लस साइन x और डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। ये अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। जरा समझिए, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/2 इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, 1 को भी इंटीग्रेट करेंगे, और फिर आगे 1/2 बाहर है वो रहने देते हैं, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। ये इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये इसका तो इंटीग्रल बड़ा आसानी से हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं cos x माइनस साइन x को t मान लीजिए, z मान लीजिए, चलिए t मान लेते हैं। cos x माइनस साइन x इक्वल टू 2t इन सेकेंड इंटीग्रल, हम लोग फर्स्ट में नहीं सेकेंड इंटीग्रल में पुट कर रहे हैं, इन सेकेंड इंटीग्रल। फर्स्ट तो आसानी से हो जाएगा, फर्स्ट का तो इंटीग्रल हम लोग जानते हैं। अब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन x, और यहाँ माइनस रहने देते हैं, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे cos x। देखिए डिफरेंशियल निकाल रहे हैं, cos x को डिफरेंशिएट किए माइनस साइन x, और साइन x का cos x और dx से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ t का 1 हो जाएगा, dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से आप प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन x, या पहले इसी को लिखिए, हम लोग पहले लिख जाते हैं ये वाला cos x, और बाद में लिखते हैं ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx, और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस dt। क्यों किया माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए cos x प्लस साइन x है ना ऊपर में, तो इसीलिए cos x प्लस साइन x ले आए हैं। अब ये i जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल हो गया, देयरफॉर i जो इंटीग्रल है वो 1/2, और यहाँ पर देखिएगा 1 को इंटीग्रेट करना है, तो 1 का तो इंटीग्रल, अच्छा मैं फिलहाल लिख जा रहा हूँ ये पूरा, उसके बाद अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर दूंगा। cos x प्लस साइन x dx के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस dt, और नीचे वाला को हम लोग क्या माने हैं, इसको आप देखिए t माने हैं, तो यहाँ पर t हो गया। अब क्या करते हैं, 1/2 रहने देते हैं, 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेट करके लिख जाते हैं x, और यहाँ पर आप माइनस को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर बचा 1/t, तो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log mod t हो जाएगा, log mod t, और साथ में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लोग c ऐड कर देंगे। देखिए 1 का इंटीग्रल x हो गया, और माइनस को तो बाहर कर दिया, 1/t का इंटीग्रल log mod t। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 चाहें तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2x माइनस 1/2 log, और t का वैल्यू बैठा देंगे, तो t का वैल्यू है क्या, t का वैल्यू है cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट करना है इसको, इसी इंटीग्रल को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x जो है वो वेरिएबल है, और अल्फा जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से इसको cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फिर cos 2 अल्फा को भी लिखेंगे यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लिए, और नीचे जो है cos x माइनस cos अल्फा, इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, cos x माइनस
कॉस अल्फा, यहाँ dx रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये -1 और ये माइनस माइनस +1 ये कैंसिल हो जाएगा। ये दो चीज अगर हम लोग कैंसिल कर दिए तो उसके बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, 2 कॉमन ले लीजिए ये दोनों से। 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पर cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पर dx ज्यों का त्यों रहने दीजिए। इस 2 कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a प्लस बी cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पर cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है उसको ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ पर dx को रहने देते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को सिर्फ बच रहा है, दो चीज बच रहा है, एक तो cos x बच रहा है और एक बच रहा है यहाँ पर cos अल्फा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब टर्म बाय टर्म भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 और एक बार हम लोग cos x को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मैं बताया था कि cos अल्फा, अल्फा यहाँ कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेट जब करेंगे तो cos अल्फा को बाहर कर देंगे, यहाँ पर cos अल्फा बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेट होगा सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है cos अल्फा, तो cos अल्फा कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर दिए, सिर्फ बचा 1 को इंटीग्रेट कर दिए। अब जरा समझिए आगे, 2 तो रहने देते हैं, cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x और फिर cos अल्फा यहाँ पर रहने देते हैं और 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, साथ में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लोग c ऐड कर देंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल है। 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 sin x प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2, फिर x लिखते हैं और बाद में लिखते हैं cos अल्फा प्लस c, ये हो जाएगा इस इंटीग्रल का वैल्यू। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रल का वैल्यू ये आएगा। इस तरीके से इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक इंटीग्रल का सवाल है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है और यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। मेरे चैनल में डेफिनेट इंटीग्रल का मैं लाइव क्लास लिया था और वो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा सारा, तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12 में, तो वहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन मैं पढ़ाया हूँ लाइव क्लास लेकर के, आप उसको देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इस इंटीग्रल को आई मान लिए, इसको नंबर 1 करके हम लोग छोड़ देते हैं। अब एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, क्या देखिए, बाय प्रॉपर्टीज, यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। किसका प्रॉपर्टीज? डेफिनेट इंटीग्रल का। बाय प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टी? देखिए 0 से अगर a तक किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 0 से a ही कीजिए, लेकिन इस x के जगह हम लोग लिख सकते हैं a माइनस x, ऐसा कर सकते हैं। मतलब जो फंक्शन था, x का फंक्शन था, उसको f ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं। x को हटा करके a माइनस एक्स फंक्शन में, यहाँ x में नहीं, dx में नहीं, सिर्फ फंक्शन में, जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा उसमें हम लोग a माइनस एक्स पुट कर देंगे, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। बाय प्रॉपर्टीज दिस वी हैव, यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज से i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 0 से a तक तो इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन में जहां x है वहां पर लिखेंगे a माइनस एक्स, यहां पर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, यहां पर x के जगह a माइनस एक्स और प्लस यहां पर भी लिखेंगे a माइनस और x के जगह लिखेंगे a माइनस एक्स। तो अब जरा समझिए आगे ये क्या हो सकता है, दैट इज इसको हम लोग i ही रहने देते हैं और 0 से a तक इंटीग्रेट करना है, रूट अंडर a माइनस एक्स है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या? देखिए a और ये माइनस a, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, इसी को पहले लिख जाते हैं, रूट अंडर एक्स हो रहा है यहाँ पर, देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये रूट अंडर एक्स इसको पहले लिख दे रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं हम लोग, रूट अंडर a माइनस एक्स को बाद में लिख रहे हैं, इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 2,
अब ये दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, इसको भी और इस इंटीग्रल को, दोनों को ऐड करते हैं। तो 1 + 2 इम्प्लाइज, यहाँ पर 1 + 2 इम्प्लाइज शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दोनों को ऐड करने पर लेफ्ट साइड ऐड कीजिए i + i, ये तो 2i हो जाएगा। और यहाँ इंटीग्रल को ऐड करना है, एक इंटीग्रल है 0 से a, इसमें इंटीग्रेंड है √x डिवाइडेड बाय नीचे है √x प्लस √a-x, ये है। और यहाँ पर क्या है, दूसरा इंटीग्रल जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं वो 0 से a तक है, यहाँ है √a-x और डिनोमिनेटर में है √x प्लस √a-x है, ये है। अब जरा समझिए, ये दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है, ये भी 0 से है, ये भी 0 से है, तो दोनों इंटीग्रल को हम लोग एक ही इंटीग्रल में लिख सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो 2i यहाँ पर रहने देते हैं, ये दोनों को एक ही इंटीग्रल में लिख देते हैं 0 से a, और यहाँ इंटीग्रेंड है ये वाला और यहाँ इंटीग्रेंड है ये वाला, दोनों का सम कर देंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में √x डिवाइडेड बाय √x प्लस √a-x, ये फर्स्ट वाला में है। और सेकेंड वाला में क्या है, सेकेंड वाला में है √a-x डिवाइडेड बाय √x प्लस √a-x। देख लीजिए, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर यही था, दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं और बाहर में लगा देते हैं dx। जरा समझिए, एक में ये था, दूसरे में ये था, दोनों का सम कर दिए। देखिए, अगर इंटीग्रल इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा तो दोनों अलग अलग इंटीग्रल यही आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, दोनों को कंबाइंड करके हम लोग एक ही इंटीग्रल में लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर तो 2i है, इसको हम लोग अगर एलसीएम लेकर के ऐड कर दें तब क्या होगा। तो दोनों में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में सेम है, तो √x प्लस √a-x हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या होगा, √x प्लस √a-x होगा। एलसीएम लेकर के आप ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यहाँ पर तो 2i और यहाँ सिर्फ आपका बच रहा है 1, क्योंकि पूरा कैंसिल हो गया, 1 बच रहा है। 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x और लिमिट है 0 से a। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i = a-0, तो a-0 मतलब a हो जाएगा और 2 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से i का वैल्यू हो जाएगा a/2, यही आंसर हो जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान है, कुछ विशेष नहीं, लेकिन इस प्रॉपर्टीज का यूज करके जनरली एक क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रत्येक मॉडल सेट में एक एक क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मॉडल सेट का 11 नंबर क्वेश्चन भी था इसी तरीके से, मैं वहाँ पर उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाया था, वो स्किप हो गया था, वीडियो ही कट गया था। तो आप लोग इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके मॉडल सेट 1 का भी 11 नंबर आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी एक इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, ये भी आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसको यहाँ पर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये 0 से π/2 है और sin² x/2 cos² x/2। ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos² x/2 और माइनस sin² x/2 हो जाएगा ये। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर माइनस को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो माइनस को आप कर दीजिए बाहर। यहाँ पर आपका बचेगा क्या, 0 से π/2 और ये एक फॉर्मूला है cos² x/2 माइनस sin² x/2, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ये cos x के इक्वल हो जाएगा। ये इंटीग्रल का ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है cos x। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो cos x का इंटीग्रल हो जाता है sin x और लिमिट क्या बैठाना है, 0 से π/2। तो अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे अपर लिमिट, तो sin π/2 और माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो sin 0। sin π/2 का वैल्यू होता है 1 और sin 0 का वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया, -1। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसानी से तुरंत इन लोग इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि इफ द वर्टिसेज ABC ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर 1, 2, 3, -1, 0, 0 एंड C है जिसका 0, 1, 2 है। यहाँ पर 3 पॉइंट है, तीनों का
3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है ABC, तीनों का वर्टिसेस दिया हुआ है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब कहता है कि फाइंड एंगल ABC, कौन सा एंगल निकालना है? ABC मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है, ये एंगल क्या होगा। तो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है। अब हम लोग को ये ABC निकालना है, ये वेक्टर से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, दोनों का डायरेक्शन यहाँ से बाहर निकलते हुए, यह मान लीजिए O है पॉइंट, या कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, P मान लीजिए या O मान लीजिए, कुछ भी। तो इस पॉइंट से ये जो वेक्टर है इसका भी डायरेक्शन बाहर निकल रहा है और यहाँ से भी बाहर निकल रहा है। तो दोनों के बीच जो एंगल है थीटा, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ बी। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा वेक्टर BC का और वेक्टर BA का। अगर ये दोनों वेक्टर हम लोग को पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं इस एंगल को। देखिए दो वेक्टर अगर A और B पता रहे तो ये एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वेक्टर BC निकाल लेते हैं, वेक्टर BA निकाल लेते हैं। अब ये वेक्टर निकालेंगे कैसे? ये वेक्टर BC निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा पोजीशन वेक्टर B का और पोजीशन वेक्टर C का। वैसे ही वेक्टर BA निकालने के लिए B का पोजीशन वेक्टर और A का पोजीशन वेक्टर। तो कोऑर्डिनेट जब पता है तो पोजीशन वेक्टर भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A का पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए, आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू जे प्लस 3 इंटू के हो जाएगा, ये सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ I आप लिख सकते हैं, I प्लस 2J, 2 है 2J प्लस 3K, ये A का पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर B का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो माइनस I प्लस 0J हो जाएगा और प्लस 0K होगा। और फिर हम लोग वेक्टर पोजीशन वेक्टर C का लिखते हैं। C का जब कोऑर्डिनेट पता है तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं 0I कैप प्लस 1J कैप प्लस 2K कैप, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर BC पहले निकालते हैं। तो वेक्टर BC कैसे निकलता है, इसका रूल होता है C का पोजीशन वेक्टर में B का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ये फॉर्मूला है। तो देखिए C का पोजीशन वेक्टर पहले लिख जाइए। C का पोजीशन वेक्टर है 0I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप है। और फिर B का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। B का पोजीशन वेक्टर है माइनस I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, 0I में ये सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस I हो जाएगा, और J में 0J सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ J होगा, और 2K में 0K सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर 2K हो जाएगा। ये वेक्टर BC निकल गया। अब वेक्टर BA निकालते हैं हम लोग इसी तरीके से। वेक्टर BA, तो वेक्टर BA कैसे निकालेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पर A का पोजीशन वेक्टर में B का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब A का पहले पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो A का पोजीशन वेक्टर है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ये A का पोजीशन वेक्टर। फिर सब्ट्रैक्ट करना है B का पोजीशन वेक्टर। B का पोजीशन वेक्टर है माइनस I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए क्या होगा, I में ये माइनस माइनस प्लस I हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ I हो गया। 2J में 0J सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2J हो गया, और 3K में 0K सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3K हो गया। तो ये दोनों वेक्टर BC और वेक्टर BA निकाल लिए। मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेट एंगल BAC जो एंगल है वो सपोज कर लेते हैं थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा निकालने के लिए वेक्टर BC डॉट वेक्टर BA, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर BC डॉट वेक्टर BA डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ BC, यहाँ पर BC का मॉडुलस इनटू मॉड ऑफ BA हो जाएगा। तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो इम्प्लाइज देखिए BC और BA दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो BC का वैल्यू है I प्लस J प्लस 2K, यहाँ पर हम लोग लिख जाते हैं I प्लस J प्लस 2K है, यहाँ पर J प्लस 2K, और डॉट BA का वैल्यू क्या है, BA का भी वैल्यू पता है हम लोग, वेक्टर BA निकाले हुए हैं 2I प्लस 2J प्लस 3K, तो यहाँ पर 2I प्लस 2J प्लस 3K, और दोनों का मॉडुलस यहाँ पर डिवाइड में लिखना है।
तो बी सी यही है ना वेक्टर, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, और यहाँ पर बी ए का मॉडुलस बी ए यही है 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है, आई का यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर आई का जो कोएफिशिएंट है दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस यहाँ जे का कोएफिशिएंट 1 वहाँ जे का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर के का कोएफिशिएंट 2 है वहाँ पर के का कोएफिशिएंट 3 है, और नीचे देख लीजिए 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 यानी कि रूट अंडर 6 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17 आ रहा है। तो देखिए ये 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, यहाँ पर 10 हो गया, और नीचे कितना आएगा, दोनों को रूट अंडर एक ही साथ कर सकते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 6 जा 42 और 6 प्लस 4 102 हो जाएगा। तो अब देखिए ये कॉस थीटा का वैल्यू निकला है, थीटा उधर ले जाते हैं तो इम्प्लाइज कॉस को उधर ले जाते हैं, कॉस उधर जाएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 102, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये दोनों के बीच का एंगल निकालनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके बीच का एंगल निकालना है। मैं इसी वीडियो में बताया हूं कि ये जो लाइन है वो किस तरीके का लाइन है। यहाँ पर देखिए ये किस पॉइंट से पास करेगा, 2 1 और -3 से, और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो डायरेक्शन रेशियो बताता है इस लाइन का, और यहाँ पर भी नीचे जो होगा वो -1 8 और 4 जो है वो डायरेक्शन रेशियो बताएगा। तो दोनों लाइन को मैं पहले यहाँ पर लिख लिया हूँ, देखिए यहाँ पर दोनों लाइन लिखा हुआ है और दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, ये जो है वो सेकेंड लाइन है, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे। देखिए ये लाइन का इक्वेशन में तो यहाँ पर लिखा हूँ नंबर 1 और नंबर 2 कर दिया, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 आर, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2, 5, -3, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया फर्स्ट लाइन का। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा -1 8 और 4। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 आर, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 आर, दोनों का डायरेक्शन रेशियो लिख लिए। अब क्या करते हैं, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लाइन 1 एंड लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का एंगल अगर थीटा है तो देन कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये फॉर्मूला है c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ पर होगा रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक लाइन जो 1 है उसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c1 होगा, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा a2 b2 और c2, ये डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अब इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लेंगे, देखिए यही a1 b1 c1 हो जाएगा और ये a2 b2 c2 हो जाएगा। तो अब पुट कीजिए, देयरफॉर यहाँ पर कॉस थीटा या इम्प्लाइज हम लोग लिखते हैं, इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, a1 का वैल्यू, a1 मतलब 2 और a2 का वैल्यू, a2 मतलब -1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर आगे प्लस b1 का वैल्यू है 5 और b2 यहाँ पर होगा b2 का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस c1 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू 4 है ये वाला, और डिवाइडेड बाय आगे क्या होगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मतलब फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर रूट ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं, इतना तो जरूर कर सकते हैं, मैं सभी चीज़ लिख करके बता दूं ये जरूरी नहीं है, थोड़ा काम आप लोग भी कीजिए। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो भी आएगा,
ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर बॉक्स दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके लिख लीजिएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर कॉस इनवर्स, और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करके जो नंबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये काम कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से है। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है ये ब्लैक एंड ये रेड डाइस आर रोल्ड। देखिए लूडो का दो पासा ले रहे हैं, एक पासा जो है वो ब्लैक कलर का है और एक पासा जो है वो रेड कलर का है। पहला रेड है, सॉरी पहला ब्लैक है और दूसरा रेड है, दो पासा ले लिया गया और दोनों को थ्रो किया गया, एक साथ थ्रो कर दिया गया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ये सम ग्रेटर देन 9। अब दोनों पासा में जो नंबर आएगा, दोनों पासा को एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक साथ फेंक रहे हैं तो हो सकता है पहला पासा में 3 आ जाए और दूसरे पासा में 5 आ जाए। तो ये दो नंबर जो आया उसका सम कितना आएगा, 3 + 5 8 आया। ऐसा हो सकता है पहला पासा में 4 आ जाए और दूसरा पासा में 6 आ जाए, तो उस समय दोनों पासे का नंबर का सम, दोनों पासा का जो नंबर का सम आएगा वो 4 + 6 10 आएगा। तो कहता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ये सम ग्रेटर देन 9। दोनों पासा में जो नंबर आ रहा है उसका सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा होना चाहिए। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई में जो है वो 5 आया। देखिए जरा समझिएगा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। दो पासा है, एक ब्लैक कलर का है, एक मान लीजिए ये ब्लैक कलर का पासा है। मैं थोड़ा सा पासा का फिगर बना दे रहा हूँ, इस तरीके से ही एक क्यूब टाइप पर होता है पासा। और एक जो है वो रेड कलर का है, यहाँ पर एक रेड कलर का पासा है। देखिए ये मान लीजिए एक रेड कलर का पासा है, तो दोनों पासे को एक साथ थ्रो किया गया। अब जब दोनों पासे को एक साथ थ्रो किया गया तो कहता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। दोनों पासा में जो नंबर आया वो ग्रेटर देन 9 आया, ग्रेटर देन 9 आया। दोनों का जो सम आया, इसमें भी कोई नंबर आया होगा, फर्स्ट पासा में भी कोई नंबर आया होगा और सेकेंड पासा में भी कोई नंबर आया होगा। कौन सा नंबर आया पता नहीं, लेकिन जब दोनों का सम करेंगे तो वो क्या आया, ग्रेटर देन 9। ये दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन 9। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना 9 आने का, जबकि कहता है कि गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ये 5। ब्लैक डाई में 5 आ चुका है, ये पता है कि ये जो ब्लैक डाई है उसमें 5 आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जो सम है वो 9 से ज्यादा हो। इसका जो नंबर आएगा वो 5 आया है, ये दे दिया गया क्वेश्चन में। अब दोनों का सम 9 से ज्यादा हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी कोशिश कीजिए समझने का। सबसे पहले लेट ए इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9। दोनों पासा में जो नंबर आया उसका सम ग्रेटर देन 9 हो, इस घटना को हम लोग मानते हैं ए। और बी घटना मान रहे हैं इवेंट दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ये 5। और ब्लैक डाई में 5 आ जाए, ब्लैक डाई में 5 आया है, यहाँ पर ये पता है कि ब्लैक डाई में 5 आया है, तो ब्लैक डाई में 5 आवे, इस घटना को हम लोग माने बी। तो देयरफॉर ए में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। ए कहता है एक इवेंट है। इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है सिंपल स्पेस का सबसेट। सिंपल स्पेस क्या होता है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है उसी को सिंपल स्पेस। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, दो पासा को फेंके तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है पहला पासा में 1 आवे, दूसरा में भी 1 आए। हो सकता है पहला पासा में 1 आए, दूसरा में 2। हो सकता है 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 4 होगा, फिर 1 5 हो जाए, 1 6 हो जाए। ऐसा हो सकता है पहला पासा में 1, दूसरे पासा में 6। हो सकता है पहला पासा में 2 आवे, फिर 1 आ जाए, पहला पासा में 2, दूसरे में 1, फिर 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है। इस तरीके से कितना आएगा, टोटल 36 आएगा। क्योंकि देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आएगा, फिर 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 आएगा, फिर 4 1 4 2 4 5, इस तरीके से फिर 5 से स्टार्ट होगा, फिर 6 वाला होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आएगा। तो टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स है, वही सिंपल स्पेस में आ जाएगा। अब उसमें से दोनों का जो सम है वो 9 से ज्यादा हो, तो दोनों का सम 9 से कब ज्यादा होगा, पहला पासा में मान लीजिए 3 आया और दूसरे पासा में आया 6, ये हो सकता है।
देखिए नहीं, अभी भी नहीं हुआ, ये दोनों का सम जो है वो 9 हो गया, जबकि कहता क्या है कि 9 से अधिक होना चाहिए। तो 9 से अधिक होना चाहिए तो पहला पासा में मिनिमम 4 रखना पड़ेगा। 4 + 6 10 आ रहा है, देखिए 9 से ज़्यादा आ रहा है। या ऐसा हो सकता है 5 आ जाए, ये हो सकता है। या ऐसा हो सकता है 6 4 आ जाए। ये देखिए अभी 10 आया, यहाँ पर भी सम 10 आया, यहाँ पर भी सम 10, यहाँ पर भी सम 10, सम 11 भी आ सकता है। 9 से ज़्यादा रखना है तो 11 कब आएगा? 11 आएगा 5 और 6, या फिर आ सकता है 6 और 5। देखिए मैं थोड़ा सा इसको, इस फिगर को मैं किनारे कर देता हूँ, अभी रखता हूँ फिगर ताकि थोड़ा सा मुझे समझाने में आसानी हो। तो 9 से ज़्यादा देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आया, इसमें भी 10 आया। ऐसा हो सकता है 5 6 11 आ गया, 6 5 11 आ गया। या हो सकता है दोनों पासा में 6 6 आ जाए। तो 6 6 आ गया मतलब ये 12 हो गया। 12 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है। मैक्सिमम एक पासा में कितना आ सकता है? 6, दूसरे पासा में भी 6 आएगा, तो 12 से ज़्यादा सम नहीं हो सकता है। तो बस यही इस इवेंट का मेंबर हो जाएगा। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें सम जो है वो 9 से ज़्यादा आ रहा था। और बी जो है वो एक ऐसा इवेंट है दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ये 5। पहला पासा जो है वो ब्लैक है ना, तो पहला पासा में 5 आना है, दूसरे पासा में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। कहता है बी घटना एक ऐसी घटना है जिसमें ब्लैक में 5 आ रहा है, तो पहला पासा में 5 आना है, पहला ही ब्लैक है तो 5, और दूसरा में 1 भी आ सकता है। पहला में 5, दूसरा में 1, या फिर 5 और 2 आ सकता है, दूसरा में 2 आ गया। या पहला में तो 5 फिक्स है, ब्लैक में तो 5 है, आना ही चाहिए। दूसरा में जो है वो 3 भी आ सकता है, 5 4 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, और 5 6 हो सकता है। तो इस तरीके से इस इवेंट में ये सारे एलिमेंट होंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। दोनों का सम जो है वो 9 से अधिक आवे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। जबकि ये घटना घट चुका है, बी घटना घट चुका है। निकालना क्या है आपको? PA/B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। ए घटना घटने का प्रोबेबिलिटी निकालना, दोनों का सम 9 से अधिक हो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। जबकि बी घटना घट चुका है, यानी कि ब्लैक डाई में 5 आ चुका है, तो बी का ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि बी हो चुका है। और इसका फॉर्मूला होता है NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NB होता है। तो चलिए A और B का इंटरसेक्शन निकालते हैं। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है। यहाँ पर 5 1 है, 5 1 इसमें कहीं नहीं है, 5 2 भी कहीं नहीं है, 5 3 भी नहीं है कहीं, 5 4 भी नहीं है, और 5 5 है। देखिए 5 5 यहाँ पर भी है, 5 5 यहाँ पर भी है, तो 5 5 एक कॉमन एलिमेंट मिला, और एक 5 6 है, तो 2 कॉमन एलिमेंट है 5 6। अब जो निकालना है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखते हैं हम लोग, जो निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना है ए घटना घटने का प्रोबेबिलिटी, जबकि बी घटना ऑलरेडी घट चुका है। ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि बी घटना घट चुका है, मतलब दोनों पासे का सम 9 से अधिक होने का प्रोबेबिलिटी, जबकि ब्लैक डाई में 5 आ चुका है। तो इसका एक फॉर्मूला ऐसे देखिए, ये भी होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB, ये होता है। लेकिन हम लोग फिर A इंटरसेक्शन B और B का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला यूज करें, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NB, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इसी से मेन होता है यही, उसी से वो फॉर्मूला आया है। अब A इंटरसेक्शन B में 2 एलिमेंट है, आप देख रहे हैं 2 आया इसका वैल्यू, और यहाँ पर B में देखिए, B में आपका 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है, तो ये कट करके आ गया 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो निकालना था कि A का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि B घटना ऑलरेडी हो चुका है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। और मेरा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ आपको वीडियोज़ मिल सकता है 11 12 का। देखिए 3D का मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है, 3D आप देख सकते हैं।
इंटीग्रेशन जो है वो मैं पूरा यूट्यूब में बताया हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं इसका सेक्शन C लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।